औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मंशा यूसुफ आपको इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब सदर्न बिजनेस स्कूल में खुशामदीद करता हूँ। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1। और इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, कुछ थोड़ा सा रिवीजन हम लेक्चर नंबर 7 की कर लें। लेक्चर नंबर 7 में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और आपको बताया था कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मतलब है कि जो एवरेजेस हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कैलकुलेट की, स्पेसिफिकली आपके अरिथमेटिक मीन, मोड और मीडियन, उन तीनों के बारे में वो अपने उस डाटा की जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी एवरेज से कितनी डिस्पर्स्ड हैं, कितने फासले पर हैं, कितनी फैली हुई हैं। तो ये हमने वेरिएशन डाटा का हमने चेक किया था। उसके लिए हमने रेंज कैलकुलेट की थी, जो कि वेरी सिंपल मेजर है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करना, ये रेंज आ जाएगी। फिर हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट की थी, जिसका हमने मैथमेटिकल फार्मूला देखा था, समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, या समेशन एफ इंटू डी, डी पॉजिटिव वैल्यूज डेविएशन की, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में, फिर इनके हमने मेरिट्स डीमेरिट्स देखे थे, फिर हमने एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स के बारे में बात की थी। एब्सोल्यूट क्या होती हैं? एब्सोल्यूट उसी टर्म्स में होती हैं जिस टर्म में आपका डाटा होता है। रिलेटिव बेसिकली रेशियो या परसेंटेज की शक्ल में होती है, ताकि दो डिफरेंट सीरीज जो हैं या दो डिफरेंट डाटा जो हैं वो आपस में कंपेयर किए जा सकें। डायरेक्ट जो आपके एब्सोल्यूट मेजर्स हैं उसमें कंपैरिजन नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, या उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता हमें। आज स्टूडेंट्स हमारा वीक नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 है। आज हम कंटिन्यू करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन का ही टॉपिक, जो उसमें हमारे रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे। वेरिएंस हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, और रिलेटिव डिस्पर्शन हम पढ़ेंगे, जितनी भी डिस्पर्शन के रिलेटिव मेजर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस लेक्चर में हमने पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टूडेंट्स किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं? हम एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस, मीन डेविएशन में x माइनस एक्स बार था और पॉजिटिव था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम डेविएशंस का स्क्वायर ले लेते हैं, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करके उस सारे का जो आंसर आता है उसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, और ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाती है। इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं। ये आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा मिड है, एवरेज है। तो इससे आप देखें कि हमारी कितनी वैल्यूज़ दूर हैं, कितनी करीब हैं। तो ये इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इस साइड पर से छोटी वैल्यूज़ हैं, और ये उनके डिफरेंसेस हैं। जितनी वैल्यूज़ ज़्यादा करीब होंगी उतना डिस्पर्शन कम होगा, जितनी वैल्यूज़ दूर होंगी उतना डिस्पर्शन हाईएस्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल 99.7% अगर आया है तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। तो जितनी परसेंटेज लोअर होगी उतना आपका वेरिएशन डाटा में कम होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के मेरिट्स क्या हैं? तमाम आइटम्स को ये कंसिडर करता है, और इसके ऊपर फ्यूचर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी हो सकती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हो सकता है, आप इस पे रिलेटिव मेजर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना भी पॉसिबल है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिस पर हम दो डेटास का आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है? ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट है, और ये एक्सट्रीम आइटम्स को ज़्यादा वेट देता है और लेस आइटम, क्योंकि जब आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो फिर
उन वैल्यूज को ज़्यादा वेट असाइन हो जाता है। अब रिलेटिव मेजर्स क्या है हमारे पास? रिलेटिव मेजर्स में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये तीन आप रिलेटिव मेजर्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, अब इसमें आप रेंज की बेस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आप कोएफिशिएंट लेंगे। इसको रेंज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है? हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, वो आपकी रेंज हो गई, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं h माइनस एल ओवर h प्लस एल इंटू 100, या रेंज डिवाइडेड बाई h प्लस एल इंटू 100। तो ये आपकी रेंज आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए आप मीन डेविएशन के आंसर को मीडियन या मोड पे डिवाइड कर सकते हैं, या अरिथमेटिक मीन के आंसर पे डिवाइड कर सकते हैं, और इनटू 100 करेंगे तो ये आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन का जो आंसर आया है उसको डिवाइड कर दें मीन से या मीडियन के आंसर से। उसी सीरीज का, उसी डेटा का मीन कैलकुलेट करें या उस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करें, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मीन से कैलकुलेट करना है तो मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहा जाए कि मीडियन के ज़रिए मीन डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट आप कैलकुलेट करें, तो फिर आप मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन इंटू 100 करेंगे, तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं? ये बेटर रिजल्ट देता है रेंज और क्वार्टाइल कोएफिशिएंट से। लीस्ट सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होता है, वो हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या है। तो इसके केस में कम से कम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन इसके ऊपर अफेक्ट करता है, और ये रिजल्टली डिफाइंड है। जो हमने मेयर्स की करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी, पहली करैक्टरिस्टिक पिछले लेक्चर में, कि मेयर आपके रिजल्टली डिफाइंड होनी चाहिए, तो ये रिजल्टली डिफाइंड है। डीमेरिट्स क्या है? फ्रैक्शनल एवरेज होगी तो फिर सारा ही फ्रैक्शन में आ जाएगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कैन नॉट बी यूज फॉर सोशियोलॉजिकल स्टडीज़, सोशियोलॉजी के स्टडीज़ के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। लेस रिलायबल देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो आगे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, ये उससे कम रिलायबल है। सबसे ज़्यादा रिलायबल स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब स्टूडेंट आते हैं उस तरफ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये भी एक स्प्रेड को मेजर करने की मेजर है, और ये वेरिएबिलिटी रिलेटिव टू मीन बताती है। तो इसमें क्या होगा, वहाँ पर था मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। तो जो भी आपकी रिलेटिव मेजर्स हैं वो नहायत आसान है, सिर्फ आपको एब्सोल्यूट मेजर्स के जो आंसर हैं उनको आपस में डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक ही बात है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। इसके बेनिफिट्स स्टूडेंट क्या है, मेरिट्स क्या है? ये सबसे बेस्ट वन है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीज़ों के ऊपर बेस कर रही है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ डायमेंशनल लेस और नॉन यूनिटाइज्ड। तो ये सिंगल डायमेंशन में आपको आंसर देता है। और इसके डीमेरिट क्या है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट इफ मीन इज़ ज़ीरो। अगर मीन ज़ीरो होगा तो फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट इफ़ द वैल्यूज़ आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड इफ़ द मीन इज़ क्लोज टू ज़ीरो। तो ये अगर वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हों तो फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को या वेरिएशन को आप यूज़ कहाँ करते हैं? इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए, डिफरेंट कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न है उनमें क्या वेरिएबिलिटी है, कौन सी कंपनी का
शेयर जो है वो ज़्यादा रिस्की है, किस में वेरिएशन ज़्यादा आ रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ करते हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क वैल्यूएशन के लिए डिफरेंट एरियाज में जो रिस्क है, ऑडिट में भी आप पढ़ते हैं और जगह पे भी, उसको वैल्यूएट करने के लिए भी आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेवरल ग्रुप्स, आप कई ग्रुप्स की, जैसे आप पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दो प्लेयर की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करने के लिए आप कर सकते हैं। इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल एप्लीकेशन थोड़ी सी देख लेते हैं, हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास डेटा है 1 2 4 6 7, ये हमारा एक्स कॉलम है और ये 5 वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पर देखते हैं हाईएस्ट क्या है 7, लोएस्ट वैल्यू है 1, तो रेंज क्या होगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी 7 - 1 इज इक्वल टू 6, ये हमारा रेंज का आंसर आ जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए रेंज डिवाइडेड बाई h प्लस l, यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, तो 75% ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। ये रिलेटिव है, इसका एज इट इज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आप किसी दूसरे को इसके साथ कंपेयर ना करें। फिर स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमने कैसे कैलकुलेट करना है, वही जो आपने मीन डेविएशन की लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देखी थी, यहाँ तक वही है। तो वो कैलकुलेट किया हमने 1.52, और अगर उससे हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मीन डेविएशन का आंसर डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100, तो ये हमारे पास 1.52 है मीन डेविएशन, और एक्स बार का आंसर यानी मीन का आंसर था 14.6, तो उसको डिवाइड करके आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 10.41% वेरिएशन मीन डेविएशन आ रहा है। फिर स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हमने कैलकुलेट करना है तो फॉर एग्जांपल आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 4 सालों के 1000, 3000, 4500 और 5000, तो आप इसका पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार 1000 प्लस 3000 प्लस 4500 5000 डिवाइडेड बाई 4 कर दें, तो ये आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी 3375। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या था कि x माइनस एक्स बार 1000 माइनस 3375, 3000 माइनस 3375, वही जो आपने मीन डेविएशन के लिए डी कॉलम बनाया था यहाँ भी बनाएंगे, फिर उसका स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे, यानी डी स्क्वायर कॉलम बना लेंगे। डी स्क्वायर की जो वैल्यूज़ आएंगी उससे आप फिर अंडर रूट लेंगे, डिवाइडेड बाई n करके अंडर रूट लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का 1796.9, राउंड ऑफ कर लें तो 1797 आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। आप अगर इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर डिवाइडेड बाई एक्स बार का आंसर मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपके पास 53.24% वेरिएशन आ जाएगी, वेरिएबिलिटी आ जाएगी। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी और इन्वेस्टमेंट के साथ, तो अगर उसकी परसेंटेज हायर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, तो इसका मतलब वो ज़्यादा रिस्की है। अगर उसकी परसेंटेज इससे कम है तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा रिस्की है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज की बेस पर मेजर करते हैं, रिस्क मेजर करते हैं, वेरिएबिलिटी मेजर करते हैं, रिलायबिलिटी कि जो जितना कम वेरिएशन है उतना ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन है, जैसे ट्यूब लाइट्स हैं, अगर उनकी लाइफ के हवाले से आप मेजर करते हैं, उनके ख़राब होने का डाटा आपके पास है, आप उसका भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस कंपनी की प्रोडक्ट ज़्यादा लाइफ में वेरिएशन आ रही है, इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है, और जिसकी लाइफ में कम वेरिएबिलिटी है
सिमिलर रिजल्ट दे रही है वो ज़्यादा रिलायबल है, उस कंपनी की प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक डाटा है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ग्रॉसरी शॉप पे शुगर की सेल है पूरे वीक की, मंडे ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक 7 डेज़ की ये सेल है, तो इसको आप इस तरह आप टेबल बना लें। 7 डेज़ हैं आपके पास सेल ऑफ शुगर, आप इस तरह लिख के, तो ये नंबर ऑफ डेज़ यानी n इज इक्वल टू 6, समेशन x करेंगे तो ये समेशन x 450 आ जाएगा। मीन आपने कैलकुलेट करना है तो ये x समेशन x ओवर n आ जाएगा, यानी 450 डिवाइडेड बाय 6, आपका मीन आ गया 75। अब फर्दर आप क्या करेंगे कि आप x स्क्वायर, ये एक और स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला है, आप ये भी कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या है, समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन x ओवर n का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। आप जिस फार्मूले से भी सॉल्व करें वही आंसर आएगा। आपको जो पहले फार्मूला लिखवाया आप उससे करेंगे तो यही आंसर आएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार, यानी x की हर वैल्यू में से x बार की वैल्यू का आप माइनस कर देंगे तो d कॉलम आ जाएगा। फिर उसका आप स्क्वायर लेंगे और उसका टोटल कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले x स्क्वायर का कॉलम बनाएं, उसका समेशन लें तो ये आपका समेशन x स्क्वायर आ जाएगा, यानी 45,100 डिवाइडेड बाई n है, n हमारा 6 है। और दूसरा समेशन x ओवर n, उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर आप लेंगे तो वो आ रहा है 5625 और 45,100 डिवाइडेड बाई 6, इसका आंसर आ रहा है 7516.66। इसमें से इसको माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट लें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 43.49। तो दोनों में से जो फार्मूला आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर समझने के लिए ज़रूरी ये है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बुक्स का इंट्रो दिया था कि ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड हैं। उसमें से कोई भी बुक, आप फॉरेन ऑथर की बुक ले लें, आप पाकिस्तानी ऑथर की बुक ले लें, लेकिन जब तक अपने हाथ से हर टॉपिक के, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आप हर टॉपिक के 3, 4, 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी ग्रिप इस टॉपिक पर नहीं होगी, किसी भी टॉपिक पर आपकी ग्रिप नहीं हो सकती। तो इसलिए आप 4 to 5 क्वेश्चन किसी भी बुक से कर लें, इट डजंट मैटर कि आप कौन सी बुक से कर रहे हैं। फिर इसी तरह जो आप असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल में तो आप नेट का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई उसमें थ्योरेटिकल पार्ट होता है तो कोशिश किया करें कि आप अपना लेक्चर वॉच करके उसमें से रिप्लाई ढूंढा करें और उसको बार बार सुन के उस पोर्शन को अपनी असाइनमेंट में इनकॉर्पोरेट किया करें। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर आपका एंड हो गया डिस्पर्शन का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।